नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है 15 जनवरी को आपका सील का एग्ज़ाम है। और क्योंकि 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। उस तैयारी को और बूस्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हम आज की क्लास आप लोगों के बीच लेके आए हैं, जिसमें हम नॉन टेक पोर्शंस के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार नहीं है, तो आप इस क्लास को अगर लेके जाओगे तो हम आपको 100% श्योर कराते हैं कि आप 80% तक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो अच्छे से क्लास लीजिए, पूरी क्लास को देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट बचता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम से पहले आपको जरूर इस क्लास को देखकर जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। देखिए इसमें लिखा है, फिलिप, टॉम और ब्रैड ने गोल मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू किया और क्रम से 18, 22 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। इंग्लिश में, फिलिप, टॉम एंड ब्रैड स्टार्ट joining around a circular field and complete a single round in 18, 22 and 30 seconds. In how much time will they meet again at the starting point? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तीन व्यक्ति हैं इसमें। एक का नाम है फिलिप। फिलिप 18 सेकंड्स में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है टॉम, ये 22 सेकंड में लगा रहा है। और तीसरा है ब्रैड, ये 30 सेकंड में लगा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये सर्कल है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है ना। देखिए ये कोई सर्कल है, यहाँ से क्या होता है, ये तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक है ब्रैंड, एक है ये टी और ये एफ, ठीक है ना। ये एफ है, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और लौट कर उसी पॉइंट पर आने में कितना समय ले लेता है, तो हम बोलेंगे 18 सेकेंड, ठीक है ना। जो ये टी है, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पर आने में कितना समय ले लेता है, तो हम बोलेंगे 22 सेकेंड, ठीक है ना। और ये बी है, वो भी यहीं से स्टार्ट करता है और यहीं पर आने में कितना समय ले लेता है, तो हम बोलेंगे 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इन तीनों का टाइम अलग अलग हमें दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि अगर वो एक बार स्टार्ट कर देते हैं एक ही पॉइंट से, तो कितने टाइम बाद वो उसी जगह पर आकर दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, ये दोबारा से कब मिलेंगे, दोबारा से उस टाइम पर मिलेंगे जो इन टाइम, तीनों टाइम का क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब कोई व्यक्ति जिनकी अलग अलग क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम को, और वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि बताओ एक बार फिर से कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, जो हमें उनका टाइम दिया है उनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 18 का, 22 का और 30 का, ठीक है ना। 18, 22 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 990, 990 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि 990 सेकेंड जो होगी उस टाइम, ये तीनों के तीनों उसी पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे, ठीक है ना। तो 990 सेकेंड आंसर होगा। बट यहाँ पे देखो ऑप्शन में मिनट और सेकंड में दिया है, तो मिनट और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 990 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो देखो एक 990 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए किसका डिवाइड लग जाएगा, 60 का, ठीक है ना। तो 60 के अगर हम 990 से डिवाइड कराएंगे तो 6 वन जा 6 और कितना बचा 3, तो 6 6 जा 36, यानी 16 मिनट और आपका 30 सेकेंड, 16 मिनट और 30 सेकेंड, ये होगा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका इसमें करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बस सिंपल से याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है, उन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। और भी आपके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास मानिए इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया है,
धीरज एवं रमण की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 था। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज एंड रमन इज 2:3 respectively. 4 year ago the ratio between their age was 5:8. what will be the धीरज एज आफ्टर 7 year? ठीक है ना। तो आइए समझिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो दिया है कि 4 वर्ष पहले धीरज और रमण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। धीरज और रमण की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, तो हम बोलेंगे 2:3। ठीक है ना। धीरज और रमण की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3। अब वो बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:8 था। ठीक है ना। यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:8। ठीक है ना। तो देखो आप ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो धीरज की 2 है और इसकी कितनी है, 3 है। तो अनुपात से जब कोई चीज़ निकालते हैं तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, x। यानी कि धीरज की हम वर्तमान आयु 2x मान लेते हैं और इस r की मान लेते हैं 3x। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:8 था। तो अगर हमें 4 वर्ष पहले जाना है तो इसमें से भी माइनस करेंगे 4, ठीक है, और इसमें से भी माइनस करेंगे 4। दोनों को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें उनका अनुपात दे रखा है और अनुपात दिया है 5:8। ठीक है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का इसमें होगा 8 दूनी 16x और 32, 5 का करेंगे 15x माइनस 20। ठीक है। अब 15 को इधर ले आएंगे, 16x माइनस 15x बराबर 32 माइनस 20। तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा x और 32 में से 20 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 12। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था कि धीरज की 7 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। तो धीरज आज कितने साल का है, 2x साल का। ठीक है। अब 7 वर्ष बाद निकालनी है तो इसमें आपको बस 7 प्लस करना है। ठीक है। x की वैल्यू निकल के आई 12 तो प्लस 12 कर दिया 7, 12 दूनी 24 प्लस 7। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 वर्ष। ठीक है। यानी धीरज की जो उम्र होगी वो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 31 साल। ठीक है ना। तो हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है। तो अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये भी दिया है कि कल एक आदमी ने कार से 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। आज उसने कल से 3 गुना कम गति से 10 घंटे यात्रा की, तो उसने कितनी दूरी तय की। यानी yesterday a man covered a distance of 360 किलोमीटर in 8 hours by a car. Today he traveled 1/3 of yesterday's speed of for 10 hours. How much distance he covered? ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, इसमें बोला कि एक व्यक्ति ने 360 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो हम बोलेंगे 360 किलोमीटर। ठीक है। ये 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर की है, तो 360 किलोमीटर की दूरी उसने 8 घंटे में। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इसकी स्पीड, कि इस व्यक्ति की स्पीड कितनी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो 8 का इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये हो गई इसकी स्पीड। अब वो ये कह रहा है कि अब वो क्या करता है, कल से 3 गुना कम गति से। ठीक है ना। तो इसका 45 का 3 गुना कितना होता है, तो 45 × 1/3 तो कितना होता है 15। अब 3 गुना कम कर रहा है तो 45 में से कितना माइनस कर दो, 15। तो 45 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। ठीक है। तो आज वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो हम बोलेंगे आज वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है। और उसने 10 घंटे यात्रा की है। ठीक है ना। तो वो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ आज उसने कितनी ट्रेवल की। तो डिस्टेंस बराबर 30 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, वो आंसर होगा 300 किलोमीटर। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक निश्चित धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में यह 4770 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। A certain amount of money at compound interest become a 4500 in 4 year and 4770 in 5 year. Find the rate of interest per annum। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान से, बोला है कोई अमाउंट है, अमाउंट हमें पता नहीं है तो हमने अमाउंट क्या मान लिया, पी रुपए मान लिए। कितने रुपए थे, पी रुपए, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि कितने वर्ष में, तो टाइम दे रखा है इस क्वेश्चन में 4 वर्ष, 4 ईयर में ये जो अमाउंट बनता है इस पी का वो कितना बनता है, तो 4500 रुपये, ठीक है ना। अब अमाउंट आपका यही है पी रुपये, बट अब ईयर कितनी हो जाती है, 5, तो 5 वर्ष बाद इसी अमाउंट जो पी है उसमें 5 साल का जो अमाउंट है वो है 4770 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों मिलकर, सॉरी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है ना। यानी हमें इसमें बतानी है इसकी ब्याज दर कि कितनी ब्याज इसमें जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो कितना लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर, रेट हमें निकालनी है और टाइम इस 45 वर्ष के लिए कितना है, 4 साल, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ अमाउंट, तो 4770 बराबर पी 1 प्लस तो 5 रेट अपॉन 100 और इसके लिए टाइम कितना है 5 ईयर, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इस क्वेश्चन को इसको उठाकर इसके नीचे ले आओ, ठीक है ना, यानी इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड, तो ये ऊपर आएगी 4770 अपॉन 4500 इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर 5 अपॉन पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो P से P कैंसिल, यहाँ पर देखो 4 पावर है तो चारों कट जाएंगी, ऊपर कितनी पावर बचेगी, 1, ठीक है। इधर आप ध्यान से देखोगे तो इधर अभी काटो मत आप, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन 4500, इधर बचा 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है ना। 1 इधर लेके आएंगे तो 1 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 4770 अपॉन -1 बराबर आर अपॉन 100, ठीक है। तो 1 माइनस करेंगे तो 4500 में से 4770 में से 4500 अगर हम माइनस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए बचेगा 0 7 और 5 270 और नीचे बचेगा 4500 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है ना। 5 से डिवाइड लगा देंगे तो 45 छिक्के 270, तो रेट बराबर हो जाएगा 6%, ठीक है ना। तो कितनी इस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, तो हम बोलेंगे 6% का इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो दिया है, मनोज काम का एक भाग 42 घंटे में पूरा कर सकता है, यदि उससे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो दिया है मनोज है वो जयश्री से जयश्री है वो मनोज से क्या है 100% अधिक कुशल, ठीक है ना। यानी जयश्री है वो मनोज से 100% अधिक कुशल है। तो देखो जयश्री और ये मान लिया हमने मनोज, अब ये जयश्री है ना वो मनोज से 100% अधिक कुशल है, तो मनोज अगर मान लो 100 है तो इसके 100% अगर ये अधिक कुशल है तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 200%, ठीक है ना। यानी अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा इनकी क्षमता का अनुपात 2:3, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा टाइम एंड वर्क की क्लास सीरीज जो चल रही है उसमें मैंने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना हो तो उस जो क्लास है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इसको
देख सकते हैं और पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लिया, इनकी क्षमता का अनुपात बन गया 2:3, ठीक है। अब वो बोल रहा था कि मनोज है वो इस काम को करने में 42 घंटे लेता है और मनोज एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, तो मनोज एक दिन में 1 यूनिट करता है, काम कितने दिन किया उसने, तो हम बोलेंगे 42 डेज, ठीक है ना। और अब वो कह रहा है, यानी टोटल वर्क तो हमारा इतना हो गया 42 × 1, अब वो हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट, ठीक है ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट, और 3 का इसमें क्या लगा दो, डिवाइड, ठीक है ना। तो एक जो दोनों मिलकर ये पूरा काम कर लेंगे कितने घंटे में, 14 घंटे में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो इस बात को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो ये आज की क्लास में क्वेश्चन है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार इन क्वेश्चन का रिवीजन करके जाइए, एग्ज़ाम जब आप दे के आओ तो आप खुद ही बोलोगे कि पूरा कॉन्सेप्ट इसी क्लास से आपको मिला है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है उसका पूरा निचोड़ आपकी इस क्लास में उपलब्ध है। तो इस क्लास को एंड तक देखना अच्छे से, और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन पर स्पेशली ध्यान देकर उनको समझना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें देखो दिया है 4a² द्वारा 8a² b² c² को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी कि देखो हमें दिया है 8a² b² c², ठीक है। इसको हमें विभाजित करना है किससे, 4a² से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो आप ध्यान से, a² से a² कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो कितना बचा, 2 बचा, b² बचा और c² बचा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, 2b² c², ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 80 किलोमीटर की एक यात्रा में एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर एवं शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है वो ट्रेन की। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि जो औसत चाल है वो कुल दूरी बट्टे कुल समय के बराबर होती है, ठीक है। तो देखो कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें हमें, 80, ठीक है ना, 80 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि शुरू की 60 तो वो 40 की स्पीड से चलता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन 60, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 है वो 40 की स्पीड से उसने चला। अब 80 में से 60 तो चल गया, तो बचा कितना, हम बोलेंगे 20। अब 20 वो कितने की स्पीड से चल रहा है, तो 20 वो स्पीड चल रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है ना। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 80/3/2 + 1, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 82 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे वाला नीचे बचा 5, ठीक है। ये कट जाएगा 16 बार, और 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी यानी कि औसत चाल होगी वो हो जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 में विभाजित किया जाता है तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसी टाइप के इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि हम बहुत इजी करा रहे हैं बहुत टफ करा रहे हैं, क्योंकि जो लेवल हम आपको करा रहे हैं ना वही आपका मेन है, उसी को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझकर अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है 1000 रुपये को ए और बी में 3:2 में विभाजित किया जा रहा है, ए और बी में 3:2
2 में, ठीक है। तो बताओ टोटल कितने हो गए, तो 3 और 2 हम बोलेंगे 5 यूनिट, बट वो कह रहा है कि 5 यूनिट नहीं, कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये के, ठीक है ना। तो 5 यूनिट का अगर 1000 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 200 रुपये, ठीक है ना। अब वो हमसे इसमें पूछ रहा था कि बताओ ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो ए के लिए कितनी यूनिट है, 3, तो 1 यूनिट का मान 200 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3 बराबर 600 रुपये, ठीक है ना। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को मिलेंगे 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन 20% ऑफ बी इज द सेम ऑफ 10% ऑफ ए, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या दिया है, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो 20% ऑफ का देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब गुणा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो 1/5, तो यहाँ से अगर हम देखो ए अपॉन बी की अगर हम रेशियो निकालें तो आ जाएगा 5/1, ठीक है ना। अब देखिए आगे वो हमसे पूछ के रहा है, वो कह रहा है कि b% ऑफ ए, b% ऑफ ए इज b% ऑफ 20, सॉरी ए नहीं, b% ऑफ 20 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज। तो हाउ मच परसेंट को मतलब हमने x मान लिया, x% ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कि b का 20% a के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखो b परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बराबर x, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू 100 से 100 काट दो आप, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे 1 इंटू 20, और x तो निकालना है, a की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4%, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिनका भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है 15 जनवरी को, सबको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। और क्लास अगर आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आपको क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, दिया है a/b, b/c, c/d, ये तीनों दे रखे हैं और आपसे a/d की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, a/b कितना दिया है, a/b बराबर दिया है 2/3, ठीक है ना। फिर वो आपसे बोल रहा है b/c बराबर 4/5, फिर कह रहा है कि c/d तो ये हो जाएगा 6/7, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a/d, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका a/b/c और c/d का रेशियो दे रखा है और a और d का रेशियो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, सबका आप पहले वो लिख लो रेशियो a/b/c/d, ठीक है ना। तो देखो a/b का रेशियो कितना है 2, 3, b/c का कितना है, तो b और c ये है तो b के नीचे b रखो, 4 और 5, ठीक है। c/d का कितना है 6 और 7, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन का यही होता है कि जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, उसके रेशियो का मान उसके नीचे एज इट इज़ रख लो वहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, इसके देखो ये 3 के पीछे जगह खाली है तो इसे किससे फिल कर दो, 3 से, 4 के आगे जगह खाली है तो 4, 5 के पीछे जगह खाली है 5, 6 के पीछे जगह खाली है तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है ना। यानी जो स्पेस हमारे खाली होते हैं उनके पीछे जो संख्या होती है उसी संख्या को हम वहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है ना, रेशियो। फिर यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12,
और 12 6 72, ठीक है ना। इधर देखो 6 5 30, 33 90, ठीक है ना। इधर देखो 5 3 15 और 15 सत्ते 1 से 5, ठीक है ना। तो देखो आपका ये हो गया पूरा का पूरा रेशियो, ठीक है। अब इस टाइप के रेशियो को बनाने के बाद अगर वो कट रहा है तो आप उसे काट दो, ठीक है। और काटना भी नहीं है तो आप डायरेक्ट देखो ए और डी निकालना था, तो ए कितना हो गया यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी हो गई 48, डी की वैल्यू कितनी हो गई 1 से 5, तो 48 रेशियो 1 से 5, ठीक है। अब देख लो कट रहा है तो काट दो। ये कितनी बार कटा, 2 से 24 बार, सॉरी 2 से नहीं 3 से 16 बार, और ये 3 3 9, ये 35 बार, ठीक है। तो अब तो कटेगा नहीं है किसी से, तो इस तरीके से 16 रेशियो 35 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ए रेशियो डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16 रेशियो 35, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। देखो दिया है इसमें 6 लोग सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में। डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, सी एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर खड़ा है। एच पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई के संदर्भ में जी का क्या स्थान है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मेनली बड़े बड़े क्वेश्चन आपके बैंकिंग लेवल में आते हैं, बट आपके सेल एग्जाम में इसी लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। एक नए क्वेश्चन आपका ऐसा अरेंजमेंट का जरूर आता है, ठीक है ना, या तो सिटिंग अरेंजमेंट का आ जाएगा, किसी भी पैटर्न पर आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारी पहली वाली क्लास थी, जो हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं, उसमें भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें बोला 6 लोग हैं, ठीक है ना। टोटल कितने लोग हैं, 6। तो पहले 6 लोग बना लेते हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इन सब का मुख किधर है, उत्तर की तरफ। अगर इनका मुख उत्तर की तरफ है यानी ऊपर की तरफ है, तो इधर इनका कौन सा होगा, दायां, ठीक है ना, यानी कि राइट्स। और इधर इनका कौन सा होगा, बायां, यानी कि हम बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो मुख है, फेस है, वो किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ो ध्यान से, देखो क्या दिया है, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। यानी डी है वो एफ के दाईं ओर कौन से स्थान पर खड़ा है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो एफ को अगर हम यहाँ मान के चलें तो डी कहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि हमने एफ को यहाँ क्यों माना, और कहीं क्यों नहीं मान सकते हैं। तो और कहीं आप मान के देखना, तो आपका आंसर है, तो आपका जो अरेंजमेंट है आप किसी पॉइंट पर फंस जाओगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने सॉल्यूशन किया कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गलत करके बताऊँगा तो टाइम जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम एफ को यहाँ क्यों नहीं मान सकते या क्यों नहीं मान सकते, तो आप कहीं पर भी मान सकते हो ऐसे, ठीक है। बट जैसे आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, तो ये आपको लगेगा कि हाँ हमने जिस जगह माना वो गलत है, एफ हमारा कहीं जो जो पोजीशन है वो मेनली यहीं पर हो, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से। तो देखो ध्यान से, पहले पॉइंट में बोला कि एफ है वो डी है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एफ अगर इधर बैठा है तो एफ का दायां पहला और दूसरा ये हो जाएगा डी, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट बोला कि सी एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एच के बाईं ओर चौथा। अब बताओ एच को हम कहाँ बैठा लें जिससे बाएं उसका बाईं ओर चौथा हो जाए, तो एच को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो पहला बायां, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। फिर उसने बोला कि एच पंक्ति के किसी छोर पर नहीं खड़ा है, ठीक है। अब देखो अगर आप एफ और डी को आगे पीछे मानते हैं ना, तो यही पॉइंट पर आकर फंस जाते हैं, क्योंकि उसने ये बोला एच किसी पंक्ति पर नहीं खड़ा है, क्योंकि मैंने कर रखा है तो मैंने यहीं पे माना, क्योंकि मुझे पता था एच यहीं पर आएगा, ठीक है ना। तो अगर एच को आप अगर ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, अगर आप एफ को यहाँ मानते तो डी यहाँ जाता, तो एच यहाँ आता, जो पंक्ति का छोर बन जाता, ठीक है ना। इसी वजह से तो वो बोल रहा है कि एच किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो देखो हमारा सही है, किसी पंक्ति के छोर पर वो नहीं है, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा है कि ई डी के दाईं ओर दूसरे, डी है उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ई है, ठीक है ना। तो ई की पोजीशन हो गई। अब बचा कौन यहाँ पर, तो हम बोलेंगे बचा जी, बचा कौन, जी, ठीक है ना। तो अब वो हमसे कह रहा था कि बताओ
कि ई के संदर्भ में जी का कौन सा स्थान है, ठीक है ना, ई के संदर्भ में जी का कौन सा स्थान है। तो ई के संदर्भ में जी किधर है, तो हम बोलेंगे ई के बाईं ओर, ठीक है ना, यानी ई के बायां कौन सा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना, यानी थर्ड बायां, यानी हम बोल सकते हैं थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ई, ठीक है ना, यानी ई से तीन तरफ किधर है, बाएं की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब रीजनिंग का भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को एक सीक्वेंस दिया है, उसमें अल्फ़ाबेट डालें और अल्फ़ाबेट का अपना एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से हमें उसे क्या करना है, सॉल्व, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्या हमें वो दे रखा है, हमें दिया है 16P24M। देखिए ध्यान से, 16P24M, उसके बाद दिया है 8Q6M12L3, 8Q6M2L3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि बीच में अल्फ़ाबेट डाले हैं और प्रत्येक अल्फ़ाबेट का अपना क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी के हिसाब से हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा होगा कि L गुणांकों और M भाग को दर्शाता है, ठीक है ना, यानी L है ये गुणांकों और M है ये भाग को दर्शा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद दिया है कि P प्लस को और Q माइनस को दर्शाता है, ठीक है, यानी P प्लस को और Q माइनस को दर्शाता है, तो Q ये गया। अब बचा कौन, M, तो M किसको दर्शा रहा होगा, तो बोल रहा है L M, M भाग को दर्शाता है, हाँ दो बार आया है M इसमें, ठीक है ना, M कितनी बार है, दो बार, तो M का तो बता ही चुके हैं, यहाँ पे भी M भाग है, तो यहाँ पे भी किस में होगा, डिवाइड में ही होगा आपका, ठीक है ना। अब बस इनकी साइन रख दो, तो यहाँ प्लस 24 डिवाइड 8 माइनस 6 डिवाइड 2 इंटू 3, ठीक है। तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन में, तो आपने देखा होगा बोर्ड मास में पहले क्या होता है, डिवाइड, तो जिन जिन के बीच में डिवाइड है उन्हें पहले सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। तो 8 3 24, 2 3 या 6 इंटू 3, ठीक है, प्लस कर लो, 16 और 3 9 माइनस 3 3 या 9, 19 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिख रहा है, उसका होगा स्क्रीन पर। तो देखिए ध्यान से क्या दे रखा है इसमें, इसमें दिया है कॉम नाउ, एक कोड है, विशेष कोड, पहले हम लिख लें फिर आपको समझाएंगे। इसमें कॉम नाउ का जो कोड है वो है HANA, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, इसका जो कोड है वो दे रखा है PADONA, PADO और NA, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि गो देन, गो देन का जो कोड है वो है SAPA, SA और PA, ठीक है ना। फिर दिया है उसने, तो उसी कोड में एंड को कैसे लिखेंगे, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसी लैंग्वेज में जो एंड का कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ध्यान से आप इसमें, इसमें उसने बोला कि अब क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वर्ड का अपना एक कोड है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कैम लिखा है तो इन दोनों में से सीक्वेंस मत समझना है। जैसे आप सोचो कि पहले कॉम लिखा है तो पहले कॉम का, और यहाँ पहले एच लिखा है तो कॉम का मतलब एच हो गया, ऐसे नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो है तो इन्हीं दोनों कोड पर, इनमें से कौन सा है, सीक्वेंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से हमें ये बताना है कि इस एंड का क्या कोड है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले और दूसरे देखो, तो पहले दूसरे में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रही होगी, इधर इधर क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे नाउ, ठीक है ना, NOW, नाउ आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है। अगर इधर एक चीज़ कॉमन है तो इधर भी आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रही होगी, तो बताओ क्या दिखाई दिखाई पड़ रहा है कॉमन, तो आप बोलोगे NA, ठीक है ना, यानी ये NA, ये NA, ये कोड किसका हो गया, तो हम बोलेंगे नाउ का, ठीक है ना। अब आते हैं इधर,
अब दूसरा और तीसरा देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में दिखाई कॉमन पड़ रहा है देन। और फिर इन इधर भी देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है पी ए, ठीक है ना। तो पी ए किसके लिए कोड हो गया, तो तुम बोलेंगे पी ए हो गया देन के लिए, ठीक है। अब आप देखो एंड सिर्फ किस में था, इसमें, इसमें से नाउ का कोड हमें पता चल गया एन ए, देन का कोड हमें पता चल गया पी ए, तो बचा कौन, एंड, इधर कौन बचा, डू। तो एंड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डू, यानी डू हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन मेनली एग्जाम में इस टाइप का आपका पूछा जाना है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं पीछे की क्लास में हम आपको, ठीक है ना। तो देखिए दिया इसमें, एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, जैसे मान लो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो दक्षिण की ओर गया, ठीक है। और कितने मीटर चलता है वो, 30 मीटर, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, ठीक है ना, इधर मुंह है आपका, तो दायां किधर होगा, इधर साइड, ठीक है ना। तो वो इधर मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद वो कितने मीटर चलता है, 30 मीटर, ठीक है ना। फिर वो हमसे कहता है 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, सॉरी 20 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से भी दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और 30 जा रहा है तो इसी पॉइंट की सीध पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 30 मीटर, यानी जितना आया उतना ही वो वापस लौट गया, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है अंततः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो 40 मीटर इधर चल गया वो, ये हो गया उसका 40 मीटर, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है ना। तो आरंभिक दिशा, आरंभिक जो डायरेक्शन था वो बताओ उसका कौन सा था, तो हम बोलेंगे आरंभिक ये था, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो बताओ इधर क्या होगा फिर, वेस्ट, ठीक है ना। यानी कि आरंभिक दिशा से वो किस आरंभिक पॉइंट से वो किस दिशा में, वेस्ट में, ठीक है ना, या हिंदी में बोलेंगे हम इसे पश्चिम में, ठीक है ना। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में चल रहा है, तो हमारा वेस्ट में या पश्चिम में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैंने भी लिख रखा है, देखिए ध्यान से। दिया है कि एबल का कोड है 5324, बिंगो BINGO इसका कोड है 36178। तो बेंगल का कोड हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं रीजनिंग में। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का है, इसकी पहचान क्या है कि हमको ये क्वेश्चन जो दिया है इसकी पहचान क्या है। तो पहचान इसकी ये होती है कि जो आपके ये जो जो जिस शब्द का वो कोड पूछ रहा होगा उसके सारे अक्षर आपको इन दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए BNGLE, तो BANGLE सारे कोड मिल गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है जहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट आपको ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर सीधा सीधा कोड इस्टेब्लिश कराते हैं हम रिलेशन, ठीक है। जैसे वो हमसे बेंगल का कोड पूछ रहा है, तो देखो बी यहाँ पर पहले आ रहा है, यहाँ पहले क्या आ रहा है 3, तो बी का कोड कितना हो गया 3। ए यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। एन तीसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर 1, ठीक है ना। जी यहाँ पर सेकेंड लास्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। फिर आया एल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर आया ई, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो बेंगल का जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा 351724, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर और मैंने भी बना रखा है, देखिए ध्यान से। दिया है इसमें कि हमें यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, ठीक है ना, और इस फिगर में प्रत्येक अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है रेड, एक यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का मतलब क्या है ब्लू, और एक सर्कल दिया है, सर्कल का मतलब क्या है ग्रीन, ठीक है ना। यानी ये अलग अलग, यानी अलग अलग फिगर अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसमें उस हरे रंग को बताइए जो लाल है लेकिन नीला नहीं,
ठीक है ना, यानी उस हरे रंग को बताइए जो लाल है किंतु नीला नहीं, ठीक है ना, यानी कि उस हरे रंग को बताना है, यानी हरा तो हो वो, ठीक है, और जो लाल है लाल भी हो किंतु कैसा ना हो, तो हम बोलेंगे नीला ना हो, ठीक है ना। तो अगर वो नीला नहीं होगा तो फिर बताओ हमें कौन सा नहीं लेना है, तो हमें वो नहीं लेने हैं जो इस ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी ये ट्रायंगल वाले नहीं इंक्लूड करने हैं फिर हमें, क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल वाला ले लेंगे और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीले को, ठीक है, तो नीला हो जाएगा वो, बट वो ये कह रहा है ऐसे बताओ जो हरे है प्लस लाल है, ठीक है ना। तो हरे कौन है, अब देखो ध्यान से, हरे हों ऐसे हरे जो लाल है किंतु नीले नहीं है, ठीक है, तो ये देखो आप ध्यान से बी, ठीक है ना। अगर आप बी को ध्यान से देखोगे तो बी देखो आपका ऊपर बी इसमें भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है, यानी बी लाल है प्लस उसके साथ साथ कैसा है बी आपका हरा भी है। क्या बी नीला है, तो हम कहेंगे नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बोलो ए क्यों नहीं लिया, तो ए अकेला लाल था, वो हमसे कह रहा है हरा हो प्लस लाल हो, ठीक है, लाल के साथ साथ कैसा होना चाहिए था, हरा। सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अकेला हरा था, बट हमें हरे के साथ साथ कैसा चाहिए था, लाल चाहिए था, ठीक है ना। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी, यानी बी वो है जो लाल है प्लस हरा है, ठीक है ना, किंतु नीला नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैंने बना भी दिया है यहाँ पर फिगर, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जैसे अभी कराया था मैंने आपको, इसमें भी देखो 3 फिगर दिए हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है वो मुद्रित को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल है वो पुस्तकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेक्टेंगल है वो काल्पनिक है, ठीक है ना। तो वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है ना, कितनी पुस्तकें सिर्फ काल्पनिक है, यानी मुद्रित नहीं होनी चाहिए, मुद्रित नहीं होंगी तो इस ट्रायंगल वाली हमें नहीं लेनी है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल वाली नहीं लेनी। तो वो कह रहा है कितनी पुस्तकें जो काल्पनिक भी हैं, तो इसमें 18 पुस्तकें, ठीक है ना, अब देखो 18 पुस्तकें भी हैं और प्लस काल्पनिक भी है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। बाकी 12, 14, 9 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 12 सिर्फ काल्पनिक है, 14 सिर्फ पुस्तकें हैं, 9 सिर्फ काल्पनिक है, बट 18 पुस्तक भी है और प्लस कैसी है, काल्पनिक भी है, इस वजह से हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें, 18, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया है कॉपर, कागज और तार, इन तीन के बीच में आपको रिलेशन बताना है, वेन डायग्राम क्वेश्चन है, अच्छा है, अच्छे से समझना है। देखो 3 चीज़ें दी हैं हमें, एक दिया है कॉपर, ठीक है, एक दिया है कागज और एक दिया है तार, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बैठाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गए पूरे के पूरे तार, ठीक है ना। अब जो तार है क्या हम बोले सारे के सारे तार दुनिया में जितने भी तार हैं या वायर हैं वो कॉपर के होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, कुछ तार किसके होते हैं, कॉपर के, ठीक है ना। तो कुछ तार किसके हो गए, कॉपर के, ठीक है ना। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारा कॉपर तार होता है, ये भी गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कॉपर होता है उसमें से कुछ कॉपर तार के लिए यूज़ होता है, कुछ अन्य कामों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी जो कागज़ है, कागज़ का ना तो संबंध तार से है और ना कॉपर से है, ठीक है, तो कागज़ इससे कैसा रहेगा, अलग, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको डी, जो आपके देखो ऐसे इस तरीके से बना के दिया है फिगर, वो कैसे भी बना सकता है बट सेंस वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कैसा माना जाएगा इसमें, राइट, ठीक है ना, ये आंसर आपका इसमें कैसा होगा, राइट, क्योंकि कॉपर और तार के बीच में आंशिक रूप से संबंध है बट कागज़ इनसे बिल्कुल अलग है आपका, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। तो ये आज की जो आपके एग्ज़ाम की लास्ट क्लास थी, जो कि एग्ज़ाम बूस्टर क्लास इसे हम बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें आपको कराए, अच्छे से समझना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस देने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम में इनको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, भगवान से दुआ करते हैं आप सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए और आप अच्छी तरीके से उसमें सफल हो जाएँ। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।